अलबरका इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। मोहतरम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में एक मिड कैप कंपनी का टेक्नो फंडा एनालिसिस करने जा रहे हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूं कि ये किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, यानी सीखने के लिए है किस तरीके से किसी कंपनी का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद फिर आदमी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करने के बाद में कोई भी फ़ैसला ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर मैंने इस कंपनी का डेली चार्ट खोला हुआ है। नाम आप देख सकते हैं, आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड, जिसको CP प्लस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले बड़े टाइम फ्रेम से यहाँ से इसका एनालिसिस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 महीने का चार्ट लगा देता हूँ। तो जैसे ही 3 महीने का चार्ट लगाया तो हमको दिखा कि यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर मतलब ऊपर ही स्टॉक का प्राइस जा रहा है 3 महीने के एतबार से। लेकिन हम अभी थोड़ा नीचे आते हैं, उससे छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी मंथली टाइम फ्रेम पर अब इस वक्त हम आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने तकरीबन 4 महीने तक यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये अगस्त 2025 से 25 यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यहाँ पर ये अप रही है। उसके बाद ये 2 मंथ जो है पुल बैक हैं, उसके बाद से फिर ऊपर की तरफ ये कंपनी शिफ्ट हो रही है। तो अगर हम एक यहाँ पर ध्यान देंगे और तवज्जो देंगे तो मालूम होगा कि इस वक्त ये जो कंपनी है ये इस पिछले 4 महीने इस एक कैंडल की रेंज में है। कौन सी कैंडल की, मैं ज़रा सा इसको मार्क कर देता हूँ। जी हाँ, इस कैंडल की रेंज में ये इस वक्त कंपनी पिछले 4 महीनों से है। तो गोया ये इस कैंडल का जो हाई है ना, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मार्क कर देते हैं रे के ज़रिए से। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल रे लिया और यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। अब हम क्या करते हैं, वीकली चार्ट पर आते हैं और आकर के देखते हैं कि यहाँ पर अब कंडीशन क्या है। तो देखो, इस हफ्ते में इसने यहाँ पर, यानी जो लास्ट वीक है, इसने इस हाई को टच किया था बट उसको ब्रेक नहीं कर पाए। ब्रेक तो किया बट वो सस्टेन नहीं कर पाए और फिर से ये नीचे आ गया। तो हमें क्या करना है, इस ब्रेकआउट का कम से कम इंतज़ार करना है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो देखो, हमको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर दिख रही कि यहाँ पर इस कैंडल में इसने इस लेवल को टच किया था। उसके बाद में यहाँ पर भी फिर टच करके नीचे आया, इस कैंडल में भी टच करके नीचे आया और इसमें तो उसके करीब ही गैप अप ओपन होने के बाद में फिर से ये नीचे ही आ गया। तो जो इसका टेक्निकल एनालिसिस है वो तकरीबन आपके सामने बिल्कुल विजिबल है। अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक तरह से एक राउंडिंग बॉटम भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, अगर आप ज़रा सा ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल ये आपको क्लियरली आंखों से नज़र आ जाएगा कि इस तरीके से यहाँ पर एक बॉटम बन रहा है। तो ये इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस था। अब हम इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। नाजरीन, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं कंपनी के बैलेंस शीट चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का मार्केट कैप चेक करेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है कि 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का अगर P की बात करें तो 77 का है। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के और चीज़ें देखें, यानी जो ख़ास चीज़ें होती हैं, तो अपने को ये नज़र आएगा कि ROE 20 से ज़्यादा का है, बुक वैल्यू 135 है, करंट मार्केट प्राइस 1670 है, हाई 1759 लगा है और लो 1015। ठीक है ना। हाँ, जो ख़ास चीज़ें हैं वो हमें नज़र में रखनी चाहिए कि इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 का है और कंपनी के ऊपर जो कर्ज़ा है वो बहुत कम है। डेट टू इक्विटी मतलब बहुत ही कम है। यहाँ पर DI होल्डिंग और FI होल्डिंग हम नीचे जा कर के चेक करेंगे, वो तमाम चीज़ें। अलबत्ता एक ख़ास चीज़, P मैंने बताया था 77 का है और इंडस्ट्री P जो है वो 27-28 का है। तो उस एतबार से, यानी P के अकॉर्डिंग अगर हम इस कंपनी को देखते हैं तो इस वक्त अपने को ये ओवर वैल्यू बज़ाहिर नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो मैं आपको बताया कि भाई कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 20,000 करोड़ का, ये इसलिए बताया हूँ कि रिस्क फैक्टर कितना है। रिस्क फैक्टर का मतलब समझिए, अगर कोई कंपनी स्मॉल कैप है, ठीक है ना, अगर कोई कंपनी स्मॉल कैप है और उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं,
तब भी उस कंपनी के अंदर रिस्क बहुत होता है। क्योंकि छोटी कंपनी क्या है, अगर कुछ भी 19-20 हुआ उसके फंडामेंटल के अंदर, कंपनी के साथ कोई हादसा पेश आया तो जल्दी से वो कंपनी उस हादसे से निकल नहीं पाती। मिड कैप कंपनी होती है तो थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाती है ना। और अगर लार्ज कैप कंपनी होती है तो वो मतलब छोटे मोटे हादसे को मानती ही नहीं है, वो वैसे चलती रहती है। बट एक चीज़ और भी है, जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उनके अंदर जितना रिस्क ज़्यादा होता है वैसे ही उनके अंदर पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। मिड कैप कंपनी के अंदर स्मॉल कैप की बनिस्बत रिस्क कम होता है, अलबत्ता लार्ज कैप की बनिस्बत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल भी वैसे ही मीडियम होता है। और लार्ज कैप कंपनियों के अंदर पोटेंशियल कम होता है तो रिस्क भी मतलब कम होता है ना। ये चीज़ क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। तो अगली स्क्रीन में हम इस कंपनी की कुछ मजबूती और कुछ इसकी कमज़ोरियाँ देखते हैं जो बाकायदा मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। आप कभी भी कहीं पर जाकर चेक कर सकते हैं। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने कर्जा कम किया है। इसके अलावा कंपनी तकरीबन इतना कर्जा कम कर दी कि ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा है ही नहीं, ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 54% के एतबार से है। कितने? 54% के एतबार से, मतलब ये बहुत बड़ी ग्रोथ है, ठीक है ना। कंपनी का आरओई वो हम पीछे देख ही चुके हैं। कंपनी की कमज़ोरी क्या है, कमज़ोरी ये है कि कंपनी इस वक्त जो ट्रेडिंग कर रही है वो बुक वैल्यू से 12 गुना ज़्यादा पर कर रही है ना। और कंपनी को ना जो एक और मसला है वो ये है कि कंपनी ने पहले कभी डिविडेंड दिया था, बट अभी पिछले कुछ टाइम से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। यानी अगर जाहिर है अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो कुछ ना कुछ उसको डिविडेंड भी देना चाहिए, बट वो कोई थंब रूल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि साहब वो देना ही पड़ेगा। अलबत्ता मार्केट के लिए वो थोड़ा अच्छा माना जाता है, शेयर होल्डर को एतमाद बढ़ता है कंपनी के ऊपर। अब हम आ जाते हैं कंपनी की सेल्स के ऊपर कि कंपनी की सेल कितनी है, यानी कंपनी कितनी इनकी बिक्री होती है और उसके बाद में क्या कंपनी को बचता है। तो हमने यहाँ पर क्वार्टरली सेल नहीं देखी, हम सीधे कंसिडर किए हमने ईयरली सेल को। तो चलिए ईयरली सेल में हम देखते हैं क्या हुआ है। कंपनी 2020 का 1238 करोड़ की सेल थी, बट 2021 में सेल थोड़ी घट गई, 1150 करोड़ रह गई, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं घटी, 10% से भी कम घटी है ना। शायद वो कोविड का मसला था कि उसके उस ईयर में शायद कुछ कम मसला रहा होगा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद में कंपनी की सेल बढ़ी 1650 करोड़, फिर सीधा 2200 करोड़, 2700 करोड़, 3100 करोड़, और इस साल की अगर हम चेक करें तो तकरीबन 3800 करोड़ की सेल इस कंपनी की हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि कंपनी मुसलसल सेल तो है, तो सेल है तो क्या प्रॉफिट भी कमा रही नहीं कमा रही, वो एक मसला होता है। यानी कंपनी की सेल होती रही और कमाई कुछ ना, तो फिर करना ही क्या है। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉफिट कितना है। तो अगर हम डिस्प्ले पर देखते हैं तो अपने को नज़र आता है 57 करोड़, 56 करोड़, 133, 161, 223, 248, 407 करोड़, मतलब बहुत ज़बरदस्त जंप है। अगर हम पिछले 4-5 सालों का डेटा देखते हैं तो बहुत शानदार ग्रोथ कंपनी में है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसके बाद में जो है कंपनी टैक्स देती है, कर्ज लिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो होती है, और उसके बाद में फिर नेट प्रॉफिट बचता है। तो नेट प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, 17 करोड़, 29 करोड़, 97 करोड़, 108, 115, 350 और यहाँ पर 254, यानी ये भी साल पूरा नहीं हुआ है। इस चीज़ को हम सामने रखें। हाँ, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ जो हमें बहुत अच्छे से ट्रैक करना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कंपनी की ग्रोथ किस तरह से हो रही है। तो वो ये है कि देखो कंपनी का जो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो सिर्फ 5% था, फिर वो 7%, 8% और अभी 11% मतलब हमें दिख रहा है, नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ सेल नहीं कर रही बल्कि वो अच्छे से मतलब प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है ना, यानी अच्छे मार्जिन से कंपनी ग्रो कर रही है, हम ये समझ सकते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। तो अगला डेटा ये है कंपनी की इक्विटी कितनी है। तो नज़र आती है कि कंपनी की पहले इक्विटी सिर्फ 2 करोड़ थी और इस वक्त 12 करोड़ कंपनी की इक्विटी है। उसके बाद में कंपनी के रिज़र्व चेक करते हैं तो 162 करोड़, 189, 284, 310, 422, 1000 और 1500, मतलब मुसलसल कंपनी के जो रिज़र्व बढ़ रहे हैं। कर्ज़े की बात अगर हम करें तो कंपनी ने पहले कर्ज़ा लिया था, बट यानी इस टाइम पे यहाँ 427 करोड़ था, फिर ये 436 हुआ, 457, और अब यहाँ पर कंपनी के पास सिर्फ 128 करोड़ का कर्ज़ है और रिज़र्व 1500 करोड़ के। तो मतलब आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर कर्ज़ा है ही नहीं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अदर फिक्स्ड एसेट्स, हाँ फिक्स्ड एसेट्स देखना भी ज़रूरी होता है।
55, 65, 70, 740, 785 मतलब फिक्स्ड एसेट्स भी हैं कंपनी के पास। और टोटल एसेट्स तो अगर हम देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा है, 3000 करोड़ से ज़्यादा के कंपनी के पास एसेट्स हैं। चलिए ठीक है, अब हम ये मतलब यहाँ तक ओके ओके है, ओके ओके नहीं बल्कि गुड है ऐसा कह सकते हैं। अभी आगे का डेटा देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैश फ्लो कंपनी का कैसे चल रहा है। क्योंकि कैश फ्लो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक इन्वेस्टर के लिए। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप मुसलसल कंपनी का कैश फ्लो ट्रैक कीजिएगा। कंपनी का कैश फ्लो अगर नेगेटिव जाता है, एक साल नेगेटिव जाना बुरी बात नहीं होती, कभी भी कंपनी के ऊपर थोड़ा 19-20 रहता है, बट मुसलसल अगर वो एक साल के बाद दूसरा साल फिर भी अगर तीसरा साल भी अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो ऐसी कंपनी से बच जाइए, निकल जाइए, वो कंपनी आपको डुबो देगी, है ना। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँगा फिर आगे किसी वीडियो के अंदर। तो देखो इस कंपनी का कैश फ्लो जो है ना, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव था 80 करोड़, यहाँ 262, 44 करोड़, 56, 180 ये नेगेटिव हुआ है बट फिर से पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो ठीक चल रहा है ना। अब हम देखते हैं डिबिटर डेज, यानी कंपनी जो है ना अपना जो माल है ना वो कितने उधार पर दे रही है, ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी होती है। तो इस वक्त जो है कंपनी के जो डिबिटर डेज चल रहे हैं वो 122 है और पहले 96 थे। इसका मतलब ये है कि कंपनी थोड़ा जो उधार है ना वो लंबा चल रहा है पहले के बनिस्बत। मतलब आप इसको एक तरह का मनफी पॉइंट लेकर के चले, आप इसको मुस्बत पॉइंट में ना रखें, क्योंकि हमारा कंपनी से कोई रिश्ता नहीं है कि साहब हम इसकी तारीफ़ करेंगे। जो जितनी चीज़ें नेगेटिव होगी हमें वो नेगेटिव ही रखनी पड़ेगी, तभी हम अपने सही फैसले ले सकते हैं, है ना। इन्वेंट्री के ऊपर चलते हैं। इन्वेंट्री 2021 में तो बड़ी अच्छी थी 27 दिन की, बट यहाँ पर फिर बड़ी 82 हुई, फिर 98, फिर 82 और अब 118, मतलब इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है, ये भी एक तरह का ये कह सकते हैं कि कंपनी को कुछ ना कुछ तो अपनी सेल्स करने में कुछ ना कुछ तो परेशानियां हैं। यूँ कह लीजिए कंपनी पहले से बहुत ज़्यादा माल उठा रही है और फिर उसको यानी रॉ मटेरियल और फिर उसको पक्के माल बना करके तैयार करके निकालने में कंपनी को टाइम लग रहा है। मतलब इन्वेंट्री जो खाली हो रही है वो तकरीबन 4 महीने में जाकर के खाली हो रही है, वैसा आप समझ सकते हैं, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम आगे सीधे प्रमोटर यानी होल्डिंग पर, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमोटर की कंडीशन क्या है। तो प्रमोटर सितंबर में 2025 77% थे और अब 76-91, मतलब प्रमोटर ने थोड़ा सा माल निकाल दिया है ना, क्लियर। और वो तो ठीक भी है, उसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सेबी के रूल के हिसाब से आप मैक्सिमम 75% ही हिस्सेदारी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो वो इनको थोड़ा थोड़ा करके निकालना ही पड़ेगा। एफआईज़ यहाँ पर 4.44 थे और 4.37 है, मतलब थोड़ा सा एफआईज़ ने भी माल निकाल दिया है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत निकालना ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, बट एफआईज़ मुसलसल भाग जाए वो नेगेटिव पॉइंट होता है। डीआईज़ की अगर बात करें तो तकरीबन जितना एफआईज़ ने माल निकाला है उतना ही माल डीआईज़ ने ऐड कर लिया है। तो मतलब वो तो आप यूँ कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल से इंस्टीट्यूशनल पर ही आ गया है, वो कोई मसला नहीं है। हाँ, उसके बाद जब हमने पब्लिक होल्डिंग देखी तो पब्लिक होल्डिंग हमें ये नज़र आया कि पहले 8.38 थी, फिर 8.53 यानी 8.5% हो गई। बट एक बहुत अहम चीज़ आप यहाँ पर चेक करेंगे, पब्लिक में ना डिक्सन टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया की ईएमएस सेक्टर की जो है ना सबसे बड़ी कंपनी है, लीडर कंपनी है, और तकरीबन 80,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और इस कंपनी की यानी डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर मेरे ख्याल से 11,000 रुपये के आसपास है, 20,000 के आसपास गया था किसी टाइम पे। मेरे याद है मैंने 3800 रुपये बाई किया था, बट वो लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाया, आज मैं पछताता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया की बेस्ट कंपनी, मल्टीबैगर कंपनी। खैर, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने की इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी कितनी थी? 6%। मतलब जो पब्लिक के पास माल है ना, पब्लिक के पास माल कितना है भाई? 8%, 8.5%। उसमें से 6% अकेले डिक्सन टेक्नोलॉजी लेकर के बैठी हुई थी। मतलब पब्लिक रिटेलर हम और आप जैसों के पास जो माल था ना वो सिर्फ 2.5% था। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई। जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और ऐसे करके चले जाते हैं ना, उनको असल चीज़ का पता नहीं होता। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी की हिस्सेदारी यहाँ क्यों आई और क्या ये हिस्सेदारी अभी ये निकल गई। अब मैं आपको बता देता हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने इस कंपनी के फरवरी में, अभी 25 फरवरी में 45 लाख शेयर, कितने भाई? 45 लाख शेयर सेल कर दिए हैं 1470 रुपये के प्राइस पर।
1470 रुपये के प्राइस पर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने 45 लाख शेयर सेल कर दिए हैं, है ना। तो क्यों सेल कर दिए हैं वो डिक्सन जानती होगी उन्होंने क्यों सेल कर दिए, बट मेरा आपको बताने का पॉइंट ये था कि अब डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो हिस्सेदारी है इसमें वो तकरीबन 2.5% के आसपास की है, बाकी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी सेल कर दी। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ लेकर के चलता हूं, जो लोग वीडियो छोड़ के चले जाएंगे उनको पता नहीं होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर हिस्सेदारी कैसे आई। हुआ क्या था कि यहाँ पर ना डिक्सन टेक्नोलॉजी और सीपी प्लस के दरमियान सन 2024 में एक जेवी हुआ था। जेवी समझते हैं ना आप, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर ये क्या होता है भाई? ज्वाइंट वेंचर होता है कि यहाँ पर ना दो कंपनी आपस में एक मुआहदा कर लेते हैं। मसलन एक कंपनी के पास पैसा है, एक कंपनी के पास कह लीजिए टेक्नोलॉजी है ना। तो वो जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी उसके पास पैसा नहीं, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसे वाली कंपनी बोलती है कि भाई आप एक काम करो, आप पैसा लगा दो, टेक्नोलॉजी मेरे पास है, हम दोनों मिलकर के क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जितनी भी हमारी सेल होगी तो उसमें उनकी ना हिस्सेदारी तय हो जाती है, 50-50%, 40-60%, जो भी मतलब आपस में, है ना। तो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, नफ़ा या नुकसान, वो इतने फीसद के एतबार से तकसीम हो जाएगा। तो सीपी प्लस ने, ये जो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, सीपी प्लस ने डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ 2024 में ज्वाइंट वेंचर किया था। और ज्वाइंट वेंचर में क्या हुआ था कि सीपी प्लस ने बोला था, असल में ये क्या है, डिक्सन टेक्नोलॉजी मैंने अभी बताया था आपको कि ये ईएमएस सेक्टर की कंपनी है ना। और इसके पास ना वो तमाम मशीन और तमाम औजार मौजूद है जिसके ज़रिए से चीज़ें बनती है। और सीपी प्लस को उस वक्त क्या करना पड़ रहा था, जो सामान है ना वो चाइना से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। और गवर्नमेंट ने 2022 में पीएलआई स्कीम लाई थी। गवर्नमेंट बोल रही थी कि भाई जो सामान है ना वो इंडिया ही में बनाओ, है ना। और उसके ऊपर ना गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ताउन कर रही थी, मदद कर रही थी, है ना। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है पीएलआई स्कीम का, अगर आप देखोगे उठा करके, इसीलिए ये मल्टीबेगर भी बनी है ना। तो सीपी प्लस ने क्या काम किया, बोले भाई एक काम करो, वो सामान तो आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, आप जो है चिप असेंबल कर लेते हो, तो प्रोडक्ट आप बनाओ, मार्केटिंग हम करते हैं। और इनमें इनका 50-50% का ये तय हो गया कि भाई जो भी मुनाफा होगा वो आधा डिक्सन का होगा और आधा होगा सीपी प्लस का। अब क्या हुआ, वो जो इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था अब वो ख़त्म हो गया। अब डिक्सन ने क्या किया, वो जो 50% जो प्रॉफिट ले रही थी ना डिक्सन, तो डिक्सन ने कहा भाई मेरा हिस्सेदारी ख़त्म कर दो और मेरे को ना इस कंपनी के अंदर आप मतलब जो ज्वाइंट वेंचर है उसको ख़त्म कर दो और मेरे को इस कंपनी को शेयर दे दो। तो सीपी प्लस ने क्या किया, डिक्सन टेक्नोलॉजी को उस वक्त ये 6-6.25% की हिस्सेदारी अपनी कंपनी के अंदर दे दी। और वो जो 50% प्रॉफिट डिक्सन के पास जा रहा था अब वो जाना बंद हो गया। लिहाजा डिक्सन ने वो जो शेयर इनको ज्वाइंट वेंचर की वजह से मिले थे वो सेल कर दिए। उसमें से तकरीबन 3% के आसपास इन्होंने अपने शेयर सेल कर दिए, यानी 45 लाख शेयर सेल कर दिए, जिससे डिक्सन को तकरीबन 600-650 करोड़ रुपए हासिल हो गए। और अभी भी उसकी हिस्सेदारी मतलब 1000 करोड़ के आसपास डिक्सन ने कमा ली है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एडवांस फंडामेंटल की तरफ जो हमें देखने चाहिए। तो वो क्या है, सॉरी मेरे को एक मिनट, ओके। तो इसमें थोड़ा वीडियो में मेरे को थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, बट ठीक है। अभी हम आ गए हैं थोड़ी सी कंपनी के जो डीपली वो देखने के लिए फंडामेंटल्स। तो कंपनी का रेवेन्यू क्या रहा है, ग्रोथ क्या है, वो मैं आपके सामने थोड़ी सी मोटा रख देता हूँ। तो कंपनी का Q3 FY 26 यानी दिसंबर क्वार्टर की जो रेवेन्यू की बात करें तो वो कितना था, 1139 करोड़, मतलब सालाना तौर पर 37 करोड़ की इसके अंदर 33% की इसके अंदर ग्रोथ थी, है ना। EBITDA 145 करोड़, अगर आप सालाना तौर पर देखेंगे तो 98% की ग्रोथ थी। और प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स यानी जो असल नेट प्रॉफिट होता है वो 96 करोड़ था, और अगर आप सालाना एतबार से देखोगे तो 138 करोड़ की जंप रही है ना। इस वाली साइड में 9 महीने का रेवेन्यू वगैरह दिया गया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम थोड़ा इससे आगे चलते हैं। वो क्या है, ये बहुत अहम पॉइंट है जो किसी भी बंदे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले देखना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या देख रहा है, यानी मैनेजमेंट को क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी। तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि साहब
हमारे जो रेवेन्यू था ना, वो जो हमने गाइडेंस दी थी, यानी हमारा जो अंदाज़ा था कि साहब 2026 FY26 ख़त्म होने तक हमारा कितना रेवेन्यू होगा, तो इन्होंने बोला था 3900 से 4100 करोड़ के दरमियान में रहेगा। अभी हम पीछे चेक करके आए हैं तो वहाँ पर इनका अभी तक जो रेवेन्यू हुआ है वो 3700 करोड़ का है। तो मतलब अगर क्वार्टरली सालाना ईयर ऑन ईयर सेल पर आइंदा यानी Q4 में अगर 200 करोड़ की जंप ये ले आए, तो इसका मतलब ये जो इन्होंने बोला था वो तो इनका पूरा हो रहा है, मतलब जो इन्होंने ज़बान दी थी। बट इन्होंने एक काम बोला है। पहले इन्होंने क्या बोला था, पहले इन्होंने बोला था कि भाई हमारा जो एडजस्ट पार्ट रहेगा, पार्ट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में हमें कितना % का प्रॉफिट रहेगा, तो वो उस वक्त इन्होंने बोला था कि 6 से 7% के दरमियान में रहेगा। बट अब ये न्यू गाइडेंस, अब कंपनी बोल रही कि साहब देखो रेवेन्यू तो हमारा इतना ही रहेगा, मतलब सेल तो इतनी रहेगी, लेकिन अब हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स है ना वो 7 से 7.5% रहेगा, मतलब आधा % प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स कंपनी बढ़ाने की बात कर रही है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो क्या है, FY27 मतलब एंड, मतलब अभी ये मार्च चल रहा है, मार्च जैसे ही होगा तो यानी Q4 ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर 4 क्वार्टर और जोड़ लें, है ना, यानी आप यूँ कहिए 2027 का जब मार्च आएगा, 2027 का जब मार्च आएगा, तकरीबन 13 महीने बाकी है, तो कंपनी बोल रही कि हमारा जो रेवेन्यू रहेगा ना उस वक्त वो कितना रहेगा भाई, 5300 से 5500 करोड़ के दरमियान में रहेगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी बोल रही है कि हमारी जो ग्रोथ है ना वो तकरीबन 30% के आसपास हमारी ग्रोथ रहने वाली है। अगर कोई कंपनी सालाना तौर पर 20% से ज़्यादा की ग्रोथ ले रही है तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम 30% से ज़्यादा की ग्रोथ ले रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी ने यहाँ अभी इन्होंने बोला था कि हमारा जो पार्ट रहेगा ना वो 7 से 7.5% रहेगा, लेकिन अगले साल तक ये बोल रहे हैं कि 7.5 से 8.5%, मतलब 7.5 तो कम से कम रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कंपनी मार्जिन भी इम्प्रूव करने वाली है और कंपनी की जो सेल है ना वो भी बढ़ने जा रही है। तो कंपनी का पी ज़्यादा है वो आप सबके सामने आ गया है, कंपनी का डिविडेंड बढ़ रहे हैं वो आपके सामने आ गए, रिस्क फैक्टर है ना, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है ये आपके सामने आ गया, कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ रही है आपके सामने आ गया, ठीक है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर 45 लाख शेयर कर दी, वो आपके शेयर सेल कर दी, वो आपके सामने आ गया। बट कंपनी की गाइडेंस बहुत अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ दिख रही है, कंपनी को पार्ट में ग्रोथ दिख रही है और कंपनी तकरीबन डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। इंडिया के अंदर जो कैमरे का मार्केट है ना वो 20% अकेली इस कंपनी के पास है। 20% का मतलब आप समझते हैं ना, हमारे यहाँ की आबादी 150 करोड़ है, मतलब 30 करोड़ लोगों को ये अकेली कंपनी कैमरे दे रही है। 30 करोड़ का मतलब है अगर आप इंडिया से बाहर देखो ना, तकरीबन पूरा यूनाइटेड स्टेट जिसके अंदर 50 स्टेट हैं उसकी टोटल आबादी 35-36 करोड़ है। तो पूरे अमेरिका को तकरीबन कैमरे देना, इतना बड़ा ये कंपनी कैप्चर करके चल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वो चीज़ें थी जो मुझे इस कंपनी के ताल्लुक से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जो भी है वो आपके सामने टेक्निकल और फंडामेंटल तौर पर मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर करिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।